हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन विकास। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। तो हम प्रकृति में अपने आसपास चारों तरफ क्या क्या देखते हैं। वन यानी कि जंगल, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, वन्य जीव, जंगली जीव, मिट्टी, हवा, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, पानी, ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। यानी कि हमें प्रकृति से जो भी चीजें मिली हैं और जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती हैं। उन चीजों को हम रिसोर्सेस कहते हैं। तो अगर हम संसाधन की परिभाषा देखें तो वो क्या होगी कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है। प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है। पहली शर्त है ये कि पर्यावरण में वो वस्तु उपलब्ध है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। और उसके बाद आगे जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। तो चलिए अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं किसी भी चीज के संसाधन की कैटेगरी में आने के लिए इन 3 शर्तों को पूरा करना कैसे जरूरी है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध होनी चाहिए उस चीज का, या हमें जो प्रकृति से वस्तु मिल रही है उसका प्रयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जैसे हमें पर्वतों से, पहाड़ों से अगर खनिज निकालना है तो उसके लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी वो वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। हम उसे पहाड़ से उस खनिज को निकाल कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर वस्तु प्रकृति में उपलब्ध है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो संसाधन की श्रेणी में कोई भी वस्तु कब आएगी? जब वो प्रकृति में उपलब्ध है और हमारे पास उसे यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है। अब हमारे पास यहाँ टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, हमने रिसर्च किया, टेक्नोलॉजी ढूंढ ली उस वस्तु को यूज करने के लिए। नेक्स्ट आता है आर्थिक रूप से सुगम, यानी कि हमने टेक्नोलॉजी तो सर्च कर ली लेकिन उस वस्तु का प्रयोग इतना ज्यादा महंगा भी ना हो कि वो हमारे लिए फायदेमंद ना हो। तो आर्थिक रूप से वो वस्तु हमारे लिए सुगम होनी चाहिए, यानी कि अगर हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारे लिए लाभदायक होनी चाहिए। जितना हमारा उस वस्तु को प्रकृति से निकालने में खर्चा आ रहा है उससे ज्यादा हमें लाभ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किसी भी वस्तु को प्रकृति से निकाल कर यूज कर रहे हैं, उसमें हमारा करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है और लाभ हमें कुछ ही रुपयों का हो रहा है। तो ये है संसाधन की दूसरी विशेषता कि आर्थिक रूप से भी वो हमारे लिए सुगम होना चाहिए। और तीसरा है सांस्कृतिक रूप से मान्य, उस वस्तु के प्रयोग को हमारे समाज, हमारी संस्कृति के द्वारा मान्यता मिली होनी चाहिए। जैसे भारतीय संस्कृति में कई जो पेड़ पौधे हैं उन्हें पूजनीय माना जाता है, तो उन्हें हम व्यापारिक लाभ के लिए नहीं काट सकते, तो समाज के द्वारा भी उस वस्तु के प्रयोग को मान्यता मिलनी चाहिए। तो ये तीनों है संसाधन की विशेषताएं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि कोई भी वस्तु जो प्रकृति में उपलब्ध है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, वो संसाधन कहलाएगी। और इसके बाद ये 3 शर्तें भी उस वस्तु को पूरा करनी होंगी कि उसके प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा, वो आर्थिक रूप से सुगम होनी चाहिए, आर्थिक रूप से हमारे लिए उसका प्रयोग लाभदायक होना चाहिए। और तीसरा, सांस्कृतिक रूप से उसका प्रयोग मान्य होना चाहिए। समाज में उस वस्तु के प्रयोग को लेकर कोई विरोध नहीं होना चाहिए। तो ये शर्तें पूरी करने पर कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में आ जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में आपस में क्या संबंध है। मनुष्य क्या करता है? प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है। अभी जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि हमें पर्वतों से खनिज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम? टेक्नोलॉजी के द्वारा। और मनुष्य
प्रकृति के साथ टेक्नोलॉजी के द्वारा इंटरेक्शन कर रहा है। हमारे पास टेक्नोलॉजी ही एक जरिया है जिसके द्वारा हम प्रकृति के साथ अंतरक्रिया या इंटरेक्शन कर सकते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का हम निर्माण करते हैं। तो संस्थाओं में हम किस किस को ले सकते हैं? रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, शोध संस्थान, बैंक्स, सरकारी संस्थान, ये सब मनुष्य को क्या करते हैं? मदद करते हैं प्रकृति के साथ अंतरक्रिया करने में। जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होगा कि किस तरीके से प्रकृति के साथ उनको इंटरेक्शन करनी है। हम यहाँ पर पर्वतों से खनिज निकालने के एग्जाम्पल ही लेकर के चलेंगे। तो पर्वतों से खनिज निकालने के लिए शोध संस्थानों में पहले शोध किया गया था कि किस प्रकार से खनिज निकालना हमारे लिए सस्ता होगा, लाभदायक होगा। बैंक्स इन कामों के लिए लोन देते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को डेवलप करवाते हैं। तो मनुष्य क्या करता है? प्रकृति के साथ अंतरक्रिया करता है प्रौद्योगिकी के जरिए और इसके लिए वो संस्थाओं का निर्माण करता है। तो यहाँ हमारा एक और टॉपिक क्लियर हो गया कि किस तरीके से प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में आपस में संबंध है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हम अलग अलग आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। तो आगे आने वाली स्लाइड्स में हम डिटेल में संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अब देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार से संसाधनों का जैव और अजैव श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। यहाँ इसे टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में दिखाया गया है संसाधनों के वर्गीकरण को। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से अच्छे से याद कर सकते हैं संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर अब हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, जिनमें जीवन है, वो क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। तो जैव संसाधनों में हम किस किस को ले सकते हैं? मनुष्य और प्राणी जात यानी कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ठीक है। तो जैव संसाधन के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य। ये सब क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन जिनमें जीवन है। एकदम इजी है। जैव यानी जो जीवित है। इसके बाद है अजैव संसाधन। वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, यानी कि जिनमें जीवन नहीं है, जो सांस नहीं लेते। ये वस्तुएं हमें मिली तो प्रकृति से है, तो ये क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन। जो जिनमें जीवन नहीं है, जो निर्जीव है, तो कहलाते हैं अजैव संसाधन। तो इसके उदाहरण क्या है? चट्टानें, धातुएं, मिट्टी, जल। ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन इनमें स्वयं में जीवन नहीं है। तो यहाँ हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन, दो श्रेणियां। अब हम देखेंगे समाप्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, कि किसी भी संसाधन का हम प्रयोग कर रहे हैं और उनके समाप्ति के आधार पर कि कोई तुरंत समाप्त हो रहा है या फिर समाप्त नहीं हो रहा है प्रयोग करने के बाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे नवीकरणीय संसाधन। ये वो संसाधन है जो प्रयोग के बाद समाप्त नहीं होते। नवीकरणीय संसाधनों की परिभाषा क्या होगी? वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा फिर से उपयोगी बनाया जा सकता है, यानी कि हम इनको रिसाइकिल करके फिर से यूज कर सकते हैं या फिर ये प्रकृति के द्वारा ही इनकी पूर्ति फिर से कर दी जाती है। तो ये क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो ये ऐसे भंडार हैं संसाधनों के जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, और अगर ये पृथ्वी से समाप्त होंगे तो पृथ्वी से जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो इनकी पूर्ति प्रकृति के द्वारा फिर से की जाती रहती है या फिर हम इनको रिसाइकिल करके फिर से बना सकते हैं। तो ये है
नवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ हमने देखी दो कैटेगरीज समाप्ति के आधार पर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। यहाँ ये हमने पढ़े हैं नवीकरणीय संसाधन। अब हम देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में हम नहीं ला सकते, यानी कि एक बार प्रयोग के बाद ये संसाधन नष्ट हो जाते हैं और इन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं। इनका निर्माण और विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है। ये क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन्हें हम फिर से नहीं बना सकते और बहुत ही शॉर्ट स्पैन में, बहुत ही छोटी समय अवधि में इनकी प्रकृति के द्वारा भी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती, यानी प्रकृति के द्वारा इनको फिर से जल्दी से नहीं बनाया जा सकता। ये लाखों करोड़ों सालों में बनते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, धातु व खनिज, अयस्क, परमाणु ऊर्जा, जो हमें न्यूक्लियस मिलते हैं प्रकृति में। तो ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। एक बार प्रयोग के बाद ये नष्ट हो जाते हैं। हमने बाइक में पेट्रोल भरा, एक बार बाइक चलाई, वो खत्म हो गया, उसको बनने में फिर से अब करोड़ों वर्ष लगेंगे। इसी तरीके से कोयला है, प्राकृतिक गैस है, जो खनिज मिल रहे हैं, हमने एक बार प्रयोग कर लिए, तुरंत उन्हें बनाना मुश्किल है। तो अनवीकरणीय संसाधन एक बार प्रयोग के बाद खत्म हो जाते हैं और बहुत जल्दी इनका फिर से निर्माण नहीं किया जा सकता। तो ये थी कैटेगरी समाप्ति के आधार पर। समाप्ति के आधार पर वर्गीकरण नवीकरणीय और अनवीकरणीय में। अब है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि किसी भी संसाधन का कौन मालिक है या स्वामी है, उसकी ओनरशिप के आधार पर। इसे स्वामित्व के आधार पर हम संसाधनों को 4 कैटेगरीज में पढ़ेंगे: व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन में हम किन संसाधनों को लेंगे? जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी तौर पर व्यक्तियों के पास होता है, यानी कि एक व्यक्ति ही उन संसाधनों का स्वामी होगा। जैसे किसी का घर हो, कार, खेत, प्लॉट, ये पिक्चर्स में हमें एग्जाम्पल दिए हो, ये एक व्यक्ति की निजी संपत्ति है। जैसे कि आप बुक पढ़ते हो, आपकी बुक है वो। आपका घर, कार जिसे आप चलाते हो, खेत या प्लॉट, इन पर अलग अलग व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व या हक होता है। तो जो एक व्यक्ति जिन भी संसाधनों का मालिक होगा या स्वामी होगा, वो क्या कहलाएंगे? व्यक्तिगत संसाधन। नेक्स्ट है सामुदायिक संसाधन। ये ऐसे संसाधन है जो समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध है, यानी कि एक छोटे समूह के लिए उपलब्ध है, जिन्हें समुदाय के स्वामित्व वाले संसाधनों के रूप में जाना जाता है। जैसे हम अपने गांव में या अपने आसपास के शहर में या कॉलोनीज में हम कह सकते हैं, हम कुछ सुविधाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे खेल का मैदान हो गया, पार्क हो गया, सामुदायिक तालाब, चरागाह। तो ये क्या कहलाते हैं? सामुदायिक संसाधन। जैसे एक चरागाह हो गया, उसका एक गांव के कुछ लोग प्रयोग करेंगे। सामुदायिक तालाब हो गया, उसका पशुओं को नहलाने या पानी पिलाने के लिए एक छोटे समूह के द्वारा, गांव के लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। शहरों में पार्क या खेल के मैदान हो गए, तो उसका प्रयोग उस क्षेत्र के आसपास के थोड़े बहुत लोगों के द्वारा किया जाता है। तो ये क्या कहलाएंगे? सामुदायिक संसाधन, जो एक समुदाय के प्रयोग के लिए रखे गए हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होंगे? जिन पर एक देश का अधिकार होगा। राजनीतिक सीमाओं और समुद्री क्षेत्र के भीतर के सभी संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अगर हम यहाँ बात करें भारत के राष्ट्रीय संसाधनों की, तो आप जो मानचित्र देखते हैं भारत का, पॉलिटिकल मैप देखते हैं, तो उस मैप के अंदर, तो भारत के उस राजनीतिक क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र के भीतर जितने भी संसाधन आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। तो इसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि उस क्षेत्र में जितनी भी नहरें बनाई गई हैं, सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग, नदियां, पहाड़ पर्वत, जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उन पर एक देश की सरकार का स्वामित्व होगा, जो उस देश की राजनीतिक और समुद्री सीमा क्षेत्र में आते हैं।
तो राष्ट्रीय संसाधनों के एग्जाम्पल्स हैं वन, नदियां, पर्वत, सड़कें, वन्य जीव, कोयला, लोहा, जितने भी संसाधन उस अब हम यहाँ ये भारत का मैप देख रहे हैं तो इस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जितने भी संसाधन पाए जाएंगे वो भारत सरकार के संसाधन होंगे, इन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहा जाएगा। एक वर्ड हमने अभी यहाँ पढ़ा था समुद्री सीमा का, कि ये जो ब्लू आउटलाइन में हम देख रहे हैं ये क्या है, भारत की राजनीतिक सीमा, और रेड आउटलाइन में हम जो देख रहे हैं ये क्या है, भारत की समुद्री सीमा। तो राजनीतिक सीमा से आगे समुद्र में 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, उस देश की समुद्री सीमा कहलाएगी। तो समुद्र में पाए जाने वाले भारत की राजनीतिक सीमा से लेकर के 21.9 किलोमीटर तक समुद्र में जो भी संसाधन पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, भारत के राष्ट्रीय संसाधन ही कहलाएंगे। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं ये भारत की राजनीतिक सीमा है ब्लू बाउंड्री, और ये रेड बाउंड्री क्या है, भारत की समुद्री सीमा है। तो इस क्षेत्र तक के जो संसाधन है वो भारत के राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे समुद्री क्षेत्र में। और जहां पर भारत की स्थलीय सीमा लगती है दूसरे देशों के साथ, वहां इस ब्लू बाउंड्री तक जितने भी संसाधन होंगे वो भारत के राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। तो यहाँ हमें ये याद रखना है कि जो समुद्री सीमा है वो 21.9 किलोमीटर या 12 समुद्री मील तक भारत की विस्तृत है। फिर है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन है जिन पर किसी एक देश का स्वामित्व नहीं होता, किसी एक देश के हिस्से या कब्जे में वो नहीं होंगे। अभी यहाँ हमने डिस्कस किया था कि भारत की जो राजनीतिक सीमा है, समुद्री सीमा है, उसके अंतर्गत जो भी संसाधन आ रहे हैं वो क्या थे, भारत के राष्ट्रीय संसाधन थे। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होंगे, जिन पर किसी एक देश का स्वामित्व नहीं होगा, पूरे विश्व के ये साझे होंगे संसाधन। यहाँ अंतरराष्ट्रीय संसाधनों का उदाहरण क्या होगा, जैसे अंतरिक्ष में, स्पेस में जो भी कुछ है उस पर विश्व का स्वामित्व है। स्पेस में कोई भी रिसर्च करनी है, मिशन भेजना है, विश्व के देश भेजने के लिए स्वतंत्र है। अंटार्कटिका जो कि बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है, तो इस पर भी किसी एक देश का अधिकार नहीं है, यहाँ पर भी कोई भी देश जा सकता है, अपने शोध संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। और 200 नॉटिकल मील से बाहर का जो क्षेत्र है वो भी क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। तो एक देश की सीमा से 200 नॉटिकल मील से जो आगे का क्षेत्र होगा, यहाँ जो दिखाया हुआ है इसमें हम देख सकते हैं कि भारत की सीमा के बाद ये जो 200 नॉटिकल मील से जो आगे का क्षेत्र है, ये ब्लू जो एरिया है, ये क्या कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधनों वाला क्षेत्र ही कहलाएगा। यहाँ समुद्र में जो भी संसाधन मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। तो ये था स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय श्रेणियों में। अब हम देखेंगे कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। संभावित, विकसित, स्टॉक और भंडार। तो संभावित संसाधन कौन से होंगे, संभावित संसाधन वो होंगे जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका अभी तक पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के पर्याप्त भंडार मौजूद है। गुजरात में सौर ऊर्जा के लिए और राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं, लेकिन इनका अभी तक हम पूरी पोटेंशियलिटी के साथ इनकी पूरी क्षमता का हम प्रयोग नहीं कर पाए हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, संभावित संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है विकसित संसाधन। जिन संसाधनों का सर्वेक्षण, सर्वे कर लिया गया है, उनके उपयोग के लिए उनकी गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित कर ली गई है, यानी कि रिसर्च करके ये जान लिया गया है कि इन संसाधनों के इतने भंडार मौजूद हैं हमारे पास और इतने समय के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं आने वाले समय में। ये सब कुछ रिसर्च कर ली गई है, वो क्या कहलाते हैं, विकसित संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोलियम। अब जैसे हम
आगे आने वाले खनिज संसाधन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि भारत में कोयले के इतने भंडार मौजूद हैं, इस क्षेत्र में इतने भंडार मौजूद हैं, इस क्वालिटी का कोयला पेट्रोल भंडार मौजूद है। तो ये क्या कहलाते हैं? विकसित संसाधन कहलाते हैं, कि जिन संसाधनों का सर्वेक्षण कर लिया गया है और उपयोग के लिए उनकी गुणवत्ता की मात्रा निर्धारित कर ली गई है। तो ये क्या है? विकसित संसाधन है। इनके बारे में हमारे पास सारी जानकारी और सूचना उपलब्ध है और इनका हम प्रयोग भी कर रहे हैं, पूरी क्षमता के साथ हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। ये क्या कहलाते हैं? विकसित संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण: कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, धातुएं और खनिज, अयस्क, परमाणु ऊर्जा। तो इनके बारे में हमारे शोध संस्थानों में पूरी शोध कर ली गई है और इनका हम अच्छे ढंग से प्रयोग भी कर रहे हैं। स्टॉक में हम किन संसाधनों को लेंगे कि पर्यावरण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी में ऐसी सामग्रियां जिनमें मानव की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है, यानी कि पर्यावरण में ऐसी वस्तुएं उपलब्ध हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं, लेकिन हमारी इन वस्तुओं तक पहुंच नहीं है, इन सामग्रियों तक हमारी पहुंच नहीं है, इन्हें स्टॉक के रूप में जाना जाता है। जैसे पानी में हाइड्रोजन है, लेकिन हम अब तक और हाइड्रोजन का प्रयोग हम अपनी ईंधन फ्यूल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए हैं कि पानी से हाइड्रोजन अलग कर लें और उसका व्हीकल्स में फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में हम यातायात के साधनों में इसका प्रयोग कर पाए। तो ऐसी सामग्रियां या ऐसे संसाधन जिन तक अभी हमारी पहुंच नहीं है, जिनके लिए हम अभी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, हमारे पास प्रकृति में उपलब्ध है, वो क्या कहलाते हैं? स्टॉक कहलाते हैं। नेक्स्ट है रिजर्व, जिसे मौजूदा तकनीकी जानकारी की मदद से उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन उनका उपयोग शुरू नहीं किया गया। तो ऐसे संसाधन जो उपलब्ध हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन अभी हमने उनका प्रयोग करना शुरू नहीं किया है, जैसे नदी का पानी। अब हम देखेंगे कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हमने देखा संसाधन क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ा, और अब हम देखेंगे कि संसाधनों के दोहन से, इनके प्रयोग से क्या समस्याएं सामने आ रही है। तो कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण क्या हो रहा है? संसाधनों का ह्रास हो रहा है। यहाँ हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो धुएं की चिमनियां हैं वो हवा को प्रदूषित कर रही है और जंगलों को पेड़ों को काट दिया गया है। तो इस वजह से जो पृथ्वी है वो इतनी परेशान हो चुकी है कि इसका सांस लेना मुश्किल हो गया। ये एक व्यंग्यात्मक कार्टून यहाँ हमें दिखाया गया है। तो कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण क्या हो रहा है? संसाधन समाप्त होते जा रहे हैं, जैसे जंगलों को काटा जा रहा है, नदियों के पानी को प्रदूषित किया जा रहा है, जो मृदा संसाधन है या भूमि संसाधन है उसे भी कूड़े कचरे प्लास्टिक के द्वारा प्रदूषित किया जा रहा है। तो हम जो प्रकृति ने हमें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन दिए हैं, इन्हें समाप्त करते जा रहे हैं। संसाधनों का ह्रास यानी कि इनकी समाप्ति, इन्हें नष्ट करते जा रहे हैं। दूसरा, संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से क्या समस्या आई है कि समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में संसाधन आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन यानी अमीर और गरीब में बंट गया है। तो जिन लोगों के पास पैसा है वो संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, और जो गरीब है जिनके पास पैसा नहीं है वो संसाधन हीन होकर रह गए हैं, यानी कि वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग ने प्रकृति के लिए और क्या समस्याएं पैदा की हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत की कमी, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि क्षरण जैसी गंभीर वैश्विक, ये विश्व स्तर की समस्याएं हैं। ये संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग के कारण सामने आई है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पूरी पृथ्वी का जो औसत तापमान है, एवरेज टेम्परेचर है, वो बढ़ रहा है अधिक प्रदूषण के कारण। हम ऐसे व्हीकल्स, ऐसी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं जो ऐसी हानिकारक गैसें छोड़ रही हैं जिनके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है।
ओजोन परत जो हमारी सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, उसे भी इन हानिकारक गैसों के द्वारा नष्ट किया जा रहा है। और इस ओजोन परत के नष्ट होने से पृथ्वी पर हमारा जीवन भी संभव नहीं रह पाएगा। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो मनुष्य को कैंसरग्रस्त कर सकती हैं। तो इन ये जो हमारा सुरक्षा कवच है ओजोन परत, इसका भी क्षरण हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण तो हो ही रहा है, हम पानी को, हवा को, मिट्टी को प्रदूषित करते जा रहे हैं। भूमि क्षरण हो रहा है, अधिक सिंचाई के कारण, अधिक उर्वरक, पेस्टिसाइड्स वगैरह डालने के कारण जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है। और यहाँ इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अधिक सिंचाई के कारण जो जमीन है वो खराब हो चुकी है। तो ये इस प्रकार की समस्याएं आ रही है संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण। तो मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। यानी कि समाज दो वर्गों में, हैव्स और हैव्स नॉट में संसाधन प्रयोग करने वाले और संसाधनहीन वर्गों में ना बंटे। यदि कुछ ही व्यक्तियों द्वारा देश के संसाधनों का दोहन इसी प्रकार से जारी रहा तो हमारी पृथ्वी का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। तो हमें अपने लालच के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लालच के लिए ही संसाधनों का प्रयोग करके हमें आज ही सारे संसाधनों को खत्म नहीं कर देना है, नहीं तो पृथ्वी पर मानव जाति का भविष्य भी क्या है, खतरे में पड़ सकता है। अब यहाँ एक नया कंसेप्ट आता है सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो अभी हमने बात की कि अगर आज ही हम सारे संसाधनों को प्रयोग कर लेंगे तो आने वाले समय में मानव जाति का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो यहाँ कंसेप्ट आता है सतत पोषणीय विकास का कि हम संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करें कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी संसाधन बचे रहें। तो सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास भी इसे कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, या निरंतर पोषणीय विकास भी इसे कहा जाता है। तो इसका क्या अर्थ है कि विकास इस प्रकार से किया जाए कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो और वर्तमान में हम जो विकास कर रहे हैं उसका आने वाली पीढ़ियों की जो आवश्यकताएं हैं उन पर कोई प्रभाव ना पड़े, उनकी आवश्यकताओं की अवहेलना या उपेक्षा ना हो। तो वर्तमान में हम सोच समझकर संसाधनों का सीमित मात्रा में प्रयोग करें ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके विकास के लिए भी संसाधन बचे रहे। तो इसे क्या कहा जाता है, सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। तो संसाधनों के संरक्षण को लेकर के सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन किया गया था जून 1992 में। पहला ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन था। ये कहाँ किया गया था, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में। तो यहाँ क्या किया गया था कि जो जलवायु परिवर्तन है, जैविक विविधता है, इन पर एक घोषणा पत्र पर, एक डेक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी पूरे विश्व के लिए फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई गई थी और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 यानी कि 21 पॉइंट्स को स्वीकृति दी गई थी कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए इन बिंदुओं पर विश्व के सब देश मिलकर के काम करेंगे। यहाँ मैप में दिखाया गया है, ये दक्षिणी अमेरिका का जो शहर है ब्राजील, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में पहली बार क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। इसे रियो अर्थ समिट कहा जाता है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में या संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये करवाया गया था। एजेंडा 21 क्या था, 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में यह एक घोषणा हस्ताक्षरित की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि वैश्विक सहयोग के जरिए जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, मनुष्य जाति को जो गरीबी और बीमारियों से जूझना पड़ रहा है, इन सब समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया था एजेंडा 21 के जरिए। और इसका उद्देश्य ये भी है कि प्रत्येक स्थानीय सरकार जैसे जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, वो भी अपना अलग से एजेंडा 21 बनाए।